वरी, स्ट्रेस, टेंशन या सीधे तौर पर कहें तो चिंता हम सभी को जिंदगी में होती है। इससे जुड़ी एक कहावत भी है कि चिंता चिता समान है, यानी चिंता आपको पूरी तरह खत्म कर देती है। हालांकि ये बात सच भी है कि ज्यादा चिंता करने से हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्या यह बात जानने के बाद कुछ बदलता है? नहीं, बल्कि ये बात जानते हुए भी हम चिंता करना नहीं छोड़ते। और सच कहूं तो इसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि लाइफ को टेंशन फ्री कैसे रखा जाए या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खुद को सेफ कैसे रखा जाए। स्कूल में हमने कई सब्जेक्ट्स पढ़े, कई किताबें पढ़ी, लेकिन क्या आपको कभी कोई ऐसी बुक पढ़ाई गई जिसमें चिंता से लड़ना सिखाया गया हो? हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हमेशा से ऐसे ही किसी सोल्यूशन की तलाश में था। डेल कार्नेगी ने ये किताब 1948 में पब्लिश की, लेकिन उन्होंने 7 साल पहले यानी 1941 में इस किताब को लिखना शुरू किया था। 7 साल एक लंबा समय होता है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि इसे लिखने में 7 साल क्यों लगे। ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है जिसमें सिर्फ बातों को आपको समझाया जाए कि आप चिंता करना कैसे छोड़ सकते हैं, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल बुक है। इस बुक में डेल कार्नेगी ने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिन लोगों के एग्जाम्पल्स इस बुक में दिए गए हैं उनके एड्रेस तक इस बुक में मेंशन्ड है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये बुक रियल लोगों के बारे में ही बताती है। ऑथर का ये कहना है कि चिंता या वरी को दूर कैसे किया जाए, इस बात की हमें पूरी नॉलेज होती है, लेकिन हम इस पर कोई एक्शन नहीं ले पाते। हम ये नहीं समझ पाते कि इस नॉलेज को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, और इसी वजह से हम चिंता करते रहते। डेल कार्नेगी खुद भी अपनी लाइफ से खुश नहीं थे। वो अपनी जॉब से तंग आ चुके थे क्योंकि उन्हें वो काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। टेंशन को तो उन्होंने इस कदर अपने दिमाग में बैठा रखा था कि उन्हें होश ही नहीं रहता था कि वो सारा दिन क्या कर रहे हैं। नफरत थी उन्हें अपनी जिंदगी से। वो सोचते थे कि शायद वो इस वरी साइकिल से कभी निकल नहीं पाएंगे। लेकिन अब देखिए, आप और हम आज उनकी इस वंडरफुल किताब के बारे में जान रहे हैं जो उनकी लाइफ के वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस से निकल कर आई है। जब वो अपनी क्लास के लिए इस टॉपिक पर बुक्स ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने न्यूयॉर्क की ग्रेट पब्लिक लाइब्रेरी में वरी से रिलेटेड बुक्स सर्च की, जहां उन्हें सिर्फ 22 बुक्स ही मिल पाई। जब उन्होंने इन 22 बुक्स को पढ़ा तो उन्हें रियलाइज हुआ कि उन सभी बुक्स में प्रैक्टिकल बातें मिसिंग थी। उनमें यह तो बताया गया था कि हमें टेंशन दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए यह नहीं बताया गया। और यही एक रीजन था कि डेल कार्नेगी ने इस बुक को लिखने के बारे में सोचा, जहां वो हमें एक प्रैक्टिकल रास्ता बता सके। और आज कुकू एफएम पर मैं भी आपको उसी प्रैक्टिकल रास्ते के बारे में बताने वाला हूं, जिस पर चलकर मैं और हम सब अपनी लाइफ से चिंता करने की खराब आदत को हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बुक का एक्सप्लेनेशन। अपनी जिंदगी से सारी टेंशन को हटाकर एंजाइटी से इंस्टेंटली बाहर आने का एक इजीएस्ट तरीका है। ऑथर डेल कार्नेगी ने इस तरीके को अपनी किताब में 3 एग्जाम्पल्स के साथ प्रूव भी किया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो तरीका क्या है? तो सुनिए अगला एपिसोड। एक फेमस कोट जो मुझे इंटरनेट पर या कहीं किसी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हमेशा देखने को मिलती है, ये कोट ऐसा है कि येस्टरडे इज द पास्ट, टुमारो इज द फ्यूचर, बट टुडे इज द गिफ्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रेजेंट। मुझे यकीन है आपने भी इस कोट को कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। इसी से मिलते जुलते और भी कई सारे कोट्स हैं जो हमें आमतौर पर फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्टेटस पर दिख जाते हैं, जैसे लिव इन द प्रेजेंट, लाइफ इज व्हाट यू डू टुडे, टुडे इज अ गिफ्ट। ऐसे ही और बहुत सारे। अगर आप इन कोट्स को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात से ही ठीक हो सकती है, लिव इन द प्रेजेंट। इसे प्रेजेंट क्यों कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि टुडे, आज, यानी कि आज का दिन आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। और अगर आप आज में जीना सीख गए तो आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कभी नहीं होगा। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में एग्जाम्पल दिया सर विलियम ऑसलर का। विलियम एक जाने माने कनेडियन डॉक्टर थे जिन्होंने जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की शुरुआत की। ये 1971 में जब ऑसलर अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे,
तब वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा टेंस थे। उनके फाइनल एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। उन्हें पता नहीं था कि वो पास होंगे या नहीं, वो आगे क्या करेंगे, अपनी प्रैक्टिस कैसे शुरू करेंगे, और वो एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे या नहीं। ये चीज तो काफी कॉमन है, हमारे साथ भी यही होता है। हो सकता है आप भी अभी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो उसके फ्यूचर को लेकर टेंस्ड हो। अगर ऐसा है तो आप उस टाइम ऑस्लर की सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 1871 का स्प्रिंग सीजन था और ऑस्लर इसी परेशानी और चिंता में अपने दिन गुजार रहे थे। तभी उन्होंने कुछ मैजिकल पढ़ा जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो मैजिकल लाइंस क्या थी, ये जानने के बारे में तो मैं बड़ा क्यूरियस था। वो लाइंस थी, जो चीजें हमारी नजरों से बहुत दूर हों और हमें क्लियरली विजिबल ना हो, उनके बारे में जानना हमारा काम नहीं है, बल्कि हमारा काम है उन चीजों पर फोकस करना जो हमारे हाथ में है या फिर हमारे पास है। इस बात को मैंने अपनी डेली लाइफ में एक बहुत सी नॉर्मल सी सिचुएशन में रियलाइज किया। सर्दी के मौसम में एक दिन घर के बाहर चारों तरफ सिर्फ कोहरा दिखाई दे रहा था। मुझे बाहर जाना था, पर मुझे लगा कि अगर मैं बाहर गया तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन क्योंकि काम जरूरी था तो मुझे बाहर जाना ही पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही मैंने रियलाइज किया कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे अपनी नजदीक की चीजें साफ दिखाई दे रही। उस टाइम अगर मैं दूर की चीजों को देखने की कोशिश करता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह अपने सामने दिखाई दे रही रोड पर था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे आगे का रास्ता साफ दिखाई देता चला गया और मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। ऑस्लर की पढ़ी हुई वो लाइंस मुझे इस सिचुएशन में एकदम फिट लगती नजर आती है। हमारा काम वाकई सिर्फ प्रेजेंट पर या इमीडिएटली होने वाले इवेंट्स पर फोकस करना है। ऑस्लर ने भी तो उसके साथ यही किया। उन्होंने अपनी सारी एंजाइटी और स्ट्रेस छोड़कर सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस किया और एक के बाद एक उनके लिए आगे के दरवाजे खुलते गए। कई लोगों को यह लगता है कि प्रेजेंट पर फोकस करके और फ्यूचर की टेंशन ना लेकर हम अपने फ्यूचर के लिए कोई तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। सर विलियम ऑस्लर का कहना था कि फ्यूचर की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट में अपना बेस्ट देना। जीसस ने भी यही कहा है बाइबल में कि हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यहां इस बात का यह मतलब नहीं कि आप अपने फ्यूचर को प्लान ना करें या फिर अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स ना करें, बल्कि इस कोट का मतलब यह है कि आपको कल की चिंता नहीं करनी है, उसके बारे में सोच सोचकर अपना आज खराब नहीं करना है। क्या आपने कभी एक आवर-ग्लास देखा है? हिंदी में शायद उसे रेत की घड़ी कहते हैं। ये ग्लास से बना होता है और इसके अंदर रेत भरी होती है, जिसे निकलने के लिए बीच में एक पतली सी जगह दी जाती है। वो रेत धीरे धीरे उस पतले से सेक्शन से गिरती रहती है। आप अपनी जिंदगी को इस आवर ग्लास से कंपेयर कीजिए। ये आवर ग्लास आपकी लाइफ है, जिसमें हर एक चीज अपने टाइम पर ही होती है। उस आवर ग्लास में गिरने वाला रेत का हर पार्टिकल एक एक करके नीचे गिरता है, लेकिन अगर आप उस पूरी रेत को एक बार में नीचे गिराना चाहेंगे तो आपको आवर ग्लास को तोड़ना होगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ भी ऐसी होती है। हम सारे फ्यूचर में होने वाले काम को अभी ही प्लान करना चाहते हैं, सबकी टेंशन अभी ही लेना चाहते हैं, जबकि हर एक काम, हर इवेंट का एक टाइम होता है। जब तक रेत का वो एक पार्टिकल आवर ग्लास से नहीं गिरेगा, तब तक उसके ऊपर वाला दूसरा पार्टिकल कैसे गिरेगा? इसीलिए अपने काम को एक एक करके करने की आदत डालिए। उस काम पर फोकस कीजिए जो अभी आपको करना है, उस पर नहीं जो आप परसों करने वाले। हमें अगर अपनी लाइफ स्ट्रेसफुल और पीसफुल रखनी है तो सिर्फ एक दिन पर फोकस कीजिए। हर दिन बस यही सोचिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के काम की नहीं है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के काम की ही है। इसके बाद क्या होना है, क्या करना है, वो उस दिन का काम है, आज का नहीं। इस बुक में मैंने मिशिगन में रहने वाली मिसेस E.K. शील्ड्स के बारे में पढ़ा, जिनकी लाइफ स्टोरी ने मेरा दिल छू लिया। ये 1937 में अपने हस्बैंड की डेथ के बाद शील्ड्स डिप्रेशन में चली गईं और बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। उनके पास ना कोई कमाई का जरिया था, ना कोई जीने की वजह थी। जैसे तैसे उन्होंने अपनी पुरानी जॉब शुरू की। अपनी लाइफ को दोबारा अच्छा बनाने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर दिन उनके लिए बाहर जाना, काम करना मुश्किल होता जा रहा था। उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने रूम का रेंट और कार की पेमेंट दे पाती। बीमार पड़ने पर उनके पास डॉक्टर को दिखाने तक के पैसे नहीं थे। अपने हस्बैंड के बिना हर वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि वो क्यों जी रही हैं। कई बार उन्हें सुसाइड का ख्याल भी आया,
लेकिन हर बार वो ये सोचकर रुक गई कि उनके जाने से उनकी बहन को बहुत सदमा लगेगा और उनके पास फ्यूनरल तक करवाने के पैसे नहीं है। एक दिन आर्टिकल पढ़ते हुए उनकी नजर एक कोट पर पड़ी जिसमें लिखा था, एवरी डे इज अ न्यू लाइफ टू अ वाइज मैन, यानी एक समझदार इंसान के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। शील्स को ये कोट पढ़कर मानो एक बहुत गहरा मोटिवेशन मिल गया। उन्होंने उसी दिन इस कोट को एक पेपर पर लिखकर उसे अपनी कार के विंडशील्ड पर चिपका दिया ताकि जब भी वो ड्राइव करें ये कोट उन्हें दिखता रहे और उन्हें ये याद दिलाता रहे कि उन्हें सिर्फ आज में जीना है, क्योंकि हर दिन एक नई जिंदगी लेकर आता है। इस फिलॉसफी ने शील्स की जिंदगी बदल दी थी। अब वो फ्यूचर की टेंशन लिए बिना अपना काम करती थी और प्रेजेंट पर फोकस करती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपने कामों में सक्सेसफुल होती गई। हो सकता है आपको ये फिलॉसफी ठीक ना लगे, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर का स्ट्रेस लेने से हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के काम पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ऐसा करने से हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस होगा, हम पर काम का बर्डन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसका सलूशन यही है कि आप सिर्फ उन कामों पर फोकस कीजिए जो आपको आज के दिन में करने हैं। हर दिन सुबह होते ही आपके लिए एक नया आज बनता है, और अगर आप इसी तरह आज के काम पर फोकस करते जाएंगे तो फिर बाकी क्या ही रहेगा। आपके सारे काम इसी तरह ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। जब आप प्रेजेंट में जीने सीखेंगे तो जरूरी नहीं कि प्रेजेंट में आपके सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। प्रॉब्लम्स आएंगी, हर बार आएंगी, लेकिन उनसे लड़ना कैसे है ये हम सीखेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन याद कीजिए जब आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन हुई हो, जब टेंशन की वजह से आप कुछ सोच ही ना पा रहे हो और आप पूरी तरह से परेशान हो गए हो कि अब आगे क्या किया जाए। अब ये याद करने की कोशिश कीजिए कि उस सिचुएशन का रिजल्ट क्या रहा, यानी जिस बारे में आप इतने ज्यादा परेशान थे, आपकी नींद उड़ चुकी थी, क्या आज भी वो सिचुएशन आपको परेशान कर रही है या आज आप खुश हैं? क्या आज भी आप उस सिचुएशन को सोचकर परेशान होते हैं? इसका जवाब मेरे पास है, और वो है नहीं। आप आज उस सिचुएशन के बारे में सोचकर परेशान नहीं होते। मैं बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए कह सकता हूं क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी इसी कश्ती में सवार था और कहीं ना कहीं आपकी तरह एक अननेसेसरी बात पर परेशान हो जाता था। लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूं तो उन बातों पर या तो हंसता हूं या फिर खुद को इमेच्योर कहकर आगे बढ़ जाता हूं। वेल, एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर है जो हम सभी में होता है, लेकिन समझदार वही है जो इस नॉर्मल ह्यूमन नेचर को अपनी आदत न बनाकर इससे लड़ सके। नोटिस कीजिए कि जब भी आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो आपके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, हर जगह सिर्फ आपको परेशानी ही परेशानी दिखती है। ऐसा लगता है जैसे आप समंदर में लहरों के बीच एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े पर खड़े हो जहां आपका बैलेंस बिगड़ा और आप गिरे। इस सिचुएशन में डेल कार्नेगी ने 3 इजी स्टेप्स बताए जिन्हें फॉलो करके हम परेशानी की लहरों से बाहर आकर एक सॉलिड ग्राउंड पर अपने पैर रख सकते हैं। इसमें पहला स्टेप है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो और बहुत स्ट्रेस हो रहा हो, तो ये सोचिए कि इस सिचुएशन में आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। डेल कार्नेगी ने अपनी बुक में बफेलो फॉर्ज कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर विलिस एच कैरियर का एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने डेल को इस मैजिकल फॉर्मूला के बारे में बताया। विलिस ने अपनी कंपनी की $20,000 की एक मशीन इंस्टॉल की थी जो किसी रीजन से अपना काम नहीं कर पा रही थी। इस वजह से विलिस बहुत परेशान हुए क्योंकि हो सकता था कि उस मशीन का फेलियर विलिस के ऊपर आता, और बात छोटी मोटी अमाउंट की भी नहीं थी बल्कि $20,000 की थी, जो विलिस के लिए एक ह्यूज अमाउंट था। इसीलिए उनका घबराना जायज था। लेकिन इस सिचुएशन में कुछ देर परेशान होने के बाद विलिस ने सोचा कि इस सिचुएशन में उनके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। हो सकता है कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाए या फिर वो $20,000 का नुकसान उन्हें झेलना पड़े। इसके अलावा और क्या बुरा होगा। सिचुएशन को फेस करने के लिए ये था विलिस का फर्स्ट स्टेप। इसके बाद सेकंड स्टेप था एक्सेप्टेंस। जो हो चुका है उसे एक्सेप्ट करना। एक बार आपने ये समझ लिया कि जो होना था वो हो चुका है और आपके साथ क्या बुरा हो सकता है, तो फिर उसे एक्सेप्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। विलिस ने सोचा कि अगर उन्हें जॉब से निकाल भी दिया जाता तो वो किसी और कंपनी में जॉब ढूंढ लेंगे। और जहां तक $20,000 के नुकसान की बात है, तो इस मशीन का इंस्टॉलेशन एक एक्सपेरिमेंट था जिसका खर्चा रिसर्च के पैसों से भरा जा सकता था। बस
इतना ही सोचने की देर थी कि विलिस ने फील किया कि उनकी टेंशन अचानक गायब हो गई है और अब वो पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो है इंप्रूवमेंट का। विलिस ने अपनी सिचुएशन एक्सेप्ट करने के बाद इस बात पर फोकस किया कि वो अपनी गलती कैसे सुधार सकते हैं। काफी सारे टेस्ट्स और एनालिसिस करने के बाद विलिस को समझ आया कि अगर वो $5,000 इस मशीन में और इन्वेस्ट करते हैं तो मशीन दोबारा वर्क कर सकती है और ऐसा करने से उनका $20,000 का नुकसान भी बच जाएगा। अब बताइएगा, अगर विलिस ये सारे स्टेप्स फॉलो ना करके सिर्फ टेंशन लेते रहते तो उनकी नौकरी तो चली जाती, साथ ही साथ उन्हें $20,000 का नुकसान भी होता। इससे हमें सीखने को मिलता है कि टेंशन लेने से ना तो आज तक किसी का भला हुआ है और ना ही होगा। इसीलिए आपको टेंशन को छोड़कर एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी विलिस एच कैरियर के मैजिक फॉर्मूला की, वही 3 स्टेप फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा। इसी तरह एक और मैजिक फॉर्मूला है। कई बार वरी या टेंशन किसी हो चुके काम को लेकर नहीं बल्कि किसी आने वाले काम को लेकर भी हो सकती है और उस केस में आपको अभी बताया गया मैजिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए अब हम मैजिक फॉर्मूला नंबर 2 सीखते हैं। इस फॉर्मूला के भी 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम एनालिसिस, जिसमें हम उस प्रॉब्लम से जुड़े सारे फैक्ट्स, सारी बातें इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि आप परेशान क्यों हैं। इस बात का एग्जैक्ट और सही जवाब आपको पता होना चाहिए, तभी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जब आपको अपनी रियल प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस को एनालाइज कीजिए कि आप उस प्रॉब्लम से किन किन तरीकों से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा स्टेप है इन सभी सॉल्यूशंस की लिस्ट में से किसी एक सॉल्यूशन को चूज करना जो आपके लिए बेस्ट हो। और आखिर में थर्ड स्टेप आता है डिसीजन का, जहां हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिसीजन लेना होता है और तुरंत उस पर काम शुरू करना होता है। ये आइडिया दरअसल डेल कार्नेगी ने नहीं बल्कि कोलंबिया कॉलेज के डीन हर्बर्ट ई हॉक्स ने दिया था। ये आइडिया हर प्रॉब्लम में आपका सेवियर बन सकता है और आपको बड़ी से बड़ी परेशानी से बचा सकता है। इस आइडिया को फॉलो करके आपको एक क्लैरिटी मिलती है जिससे आपकी टेंशन कम हो जाती है और आपको ये समझ आता है कि आपको करना क्या है। गेलन लिचफील्ड, जो एशिया के एक इंपॉर्टेंट अमेरिकन बिजनेसमैन रह चुके हैं, उन्होंने इस फॉर्मूला को यूज करके अपनी लाइफ की कई प्रॉब्लम्स सॉल्व की और वो अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी इसी टेक्निक को देते हैं, जिसने उनकी लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस में रास्ता दिखाया और टेंशन से दूर रखा। टेंशन लेने से हमारी बॉडी को क्या नुकसान होते हैं ये तो आप पहले ही जानते, लेकिन कई बार ये जानने के बाद भी आप खुद को टेंशन लेने से रोक नहीं पाते। अगले एपिसोड में हम जानने वाले हैं आपके स्ट्रेस के पीछे का कारण क्या है और आप अपनी जिंदगी में कहां गलती कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं सबसे कम टेंशन लेने वाला इंसान कौन है? जो ज्यादा काम करता है, ज्यादा बिजी रहता है। इस बात को समझने के लिए आपको मैरियन जे डगलस की कहानी जाननी होगी। मैरियन की 5 साल की बेटी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से मैरियन बहुत ज्यादा टूट गए थे। लेकिन 10 महीने बाद उनके घर एक और बेटी हुई जिसने उन्हें एक नई होप दी, पर सिर्फ 5 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। अपने 2 बच्चों को खोने का दुख कैसा होगा यह आप सोच भी नहीं सकते। मैरियन तो मानो पूरी तरह से जीने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अपनी 2 बेटियों की टेंशन में वो ये भी नहीं देख पा रहे थे कि उनका एक 4 साल का बेटा भी है। दिन भर घर में खुद को बंद रखना, कोई काम न कर पाना, किसी से मिलना जुलना नहीं, अब यही मैरियन की जिंदगी थी। एक दिन उनके बेटे ने उनसे जिद की कि मैरियन उनके साथ एक बोर्ड बनाए। मैरियन का किसी काम को करने का दिल नहीं था, पर अपने बेटे को वो मना नहीं कर पाए। मैरियन ने 4 घंटे अपने बेटे के साथ मिलकर उस बोर्ड को बनाया और इन 4 घंटों में वो अपने बेटे के साथ इतना बिजी हो गए कि उन्हें अपनी परेशानी, अपनी टेंशन की याद ही नहीं आई। मैरियन ने खुद भी इस बात को रियलाइज किया कि वो जब खुद को काम में बिजी रखते हैं तो उन्हें टेंशन महसूस नहीं होती, लेकिन जब वो कुछ नहीं कर रहे होते तो उनका दिमाग हर तरह के नेगेटिव थॉट्स के पीछे भागने लगता है। रिसर्चर्स कहते हैं कि मेंटल पीस लाइब्रेरी और लेबोरेटरीज में मिलता है। आखिर इसमें गलत क्या है? लाइब्रेरी और लेबोरेटरी ऐसी जगह होती हैं जहां इंसान कंटिन्यूअसली अपने दिमाग को किसी न किसी चीज में एब्जॉर्ब रखता है, जिसकी वजह से उसे कोई दूसरी चीज सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप परेशान हो तो आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपका माइंड खुद में एंगेज करके रखती है और आपको कुछ और सोचने नहीं देती। आप खुद भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके इस बात को समझ सकते हैं। चलिए, आप अभी अपने फेवरेट एक्टर या फेवरेट मूवी के बारे में सोचिए और इसी के साथ आप उन कामों के बारे में सोचिए जो आप कल करने वाले। क्या आप दोनों के बारे में एक साथ सोच पा रहे हैं? नहीं ना?
राइट? यही आपके दिमाग की खासियत है। ये एक टाइम पर किसी एक ही चीज पर फोकस कर सकता है और इसकी इस खासियत को आप अपने परेशानियां भुलाने में यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के पेशेंट साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तब वो उन्हें यही एडवाइस देते हैं कि वो खुद को बिजी रखें या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाएं। ऐसा करने से उनका माइंड परेशानियों से हटकर कुछ और सोच पाएगा। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम फिजिकली तो खुद को बिजी कर लेते हैं लेकिन मेंटली हम अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम काम तो करते हैं लेकिन मेंटली नहीं, बल्कि सिर्फ फिजिकली। काम करते वक्त दिमाग तो हमारा अपनी टेंशन में ही लगा होता है और सिर्फ हमारी बॉडी रोबोट की तरह काम कर रही होती है। अगर इसे आप बिजी होना समझ रहे हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी टेंशन को दूर करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से खुद को बिजी रखना होगा। इसीलिए ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको अपना दिमाग भी यूज करना पड़े ताकि वो परेशानियों की तरफ ना ही जाए। बिजी रहने का फायदा आपको अपनी नींद पर भी दिखाई देगा। कुछ लोगों को इंसोम्निया होता है, वो रात को सो नहीं पाते। जब आप दिन भर काम में लगे रहते हैं, खुद को बिजी रखते हैं, तो आपकी बॉडी और दिमाग दोनों थक जाते हैं और 15-16 घंटे काम करने के बाद जब आप घर आते हैं तो बेड पर लेटते ही आपको नींद आ जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी इस टाइम तक बहुत ज्यादा थक चुकी होती है। अपनी परेशानी से छुटकारा पाना बस इतना ही आसान है। आप खुद ही देखिए, इसमें ना आपको कोई दवाई खानी पड़ेगी, ना ही किसी के पास जाना पड़ेगा। बस आपको खुद को बिजी करना है और आपका माइंड अपने आप धीरे धीरे उस परेशानी से दूर होने लगेगा। मेरी मानिए तो ये सबसे सस्ता तरीका है खुद को परेशानियों से बाहर निकालने का। मैं आपसे एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन करता हूं। जब आपको कोई इंसान या कोई चीज पसंद ना हो तो क्या आप उसे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर रखेंगे? जानता हूं, सवाल बहुत ही स्टूपिड है, मगर जरूरी भी है। ऑब्वियसली जब हमें कोई चीज पसंद नहीं होती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन हम ये सिर्फ बातों में कहते हैं, इसे अपनी असल जिंदगी में अप्लाई नहीं करते, बल्कि इसके ऑपोजिट हम इन चीजों पर एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस देते हैं, तभी तो वो हमें परेशान करती हैं। एक छोटा सा कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस में एक लड़का नहीं पसंद, लेकिन ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जब आपको मौका मिलेगा आप अपने कॉलीग से उस बारे में बात जरूर करेंगे, भले ही वो उसकी बुराई या गॉसिप ही क्यों ना हो, लेकिन आप करेंगे जरूर। अब ये तो उसे इंपॉर्टेंस देना ही हुआ ना। अगर वो आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, ना ही बात करनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप तो अपना दिमाग पूरी तरह से उसी पर फोकस रखते हैं। यहां आपके लिए काम की बात यह है कि आपको हमेशा इंपॉर्टेंट और अपनी पसंदीदा चीजों पर फोकस करना चाहिए, न कि उन चीजों पर जिन्हें आप पसंद नहीं करते। बड़े बड़े ऑथर्स कहते हैं कि जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए। अपनी परेशानियां कम करने के लिए अगर आपको किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की। आपको पता है 90% ऑफ टाइम्स हमारी परेशानियां ऐसी चीजों को लेकर होती हैं जो कभी होने ही नहीं वाली, लेकिन फिर भी हम इन चीजों को सोच सोच कर अपने दिमाग को और खुद को परेशान करते रहते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ऑथर डेल कार्नेगी बचपन में इस बात को लेकर स्ट्रेस लेते थे कि वो एक दिन लाइटनिंग यानी बिजली गिरने की वजह से मर जाएंगे। कितनी स्टूपिड सी बात है ना। बिजली ऐसे ही थोड़ी ना हर किसी पर गिर जाती है। जब ऑथर को ये बात रियलाइज हुई तो उन्हें भी खुद पर बहुत हंसी आई और यहां से उन्होंने अपनी परेशानियों को लॉ ऑफ एवरेजेस से लिंक करना शुरू किया। क्या है ये लॉ ऑफ एवरेजेस? लॉ ऑफ एवरेजेस का मतलब है उस चीज या उस इवेंट के बारे में सोचना या प्लान करना जिसके होने के चांसेस बहुत कम हो, जैसे अर्थक्वेक की वजह से मरना, ब्रिजेस पर जाते हुए ब्रिजेस कोलैप्स हो जाना, कार में जाते हुए उसमें आग लग जाना, प्लेन्स का क्रैश हो जाना, ट्रेन्स का पटरी से उतरना, घर में अपने आप आग लग जाना, ऐसी ही कई और चीजें। जब भी आपको ऐसी किसी बात को लेकर स्ट्रेस हो तो आपको रुक कर खुद से ये सवाल जरूर करना होगा कि इस चीज के होने के चांसेस कितने हैं, और आपको जवाब मिलेगा कि आप जो सोच रहे हैं वो शायद कभी नहीं होगा। वरी, स्ट्रेस, टेंशन, ये सब दरअसल हमारी इमेजिनेशन की वजह से होता है। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम अपने दिमाग में किसी एक बात को बड़ा बनाते जाते हैं और फिर उसी की वजह से हमें स्ट्रेस होने लगता है। हम आपको न्यूयॉर्क की जेम्स ए ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओनर जिम ग्रांट का एक्सपीरियंस बताते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई हमारी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स हम खुद अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। जिम ने एक बार अपनी कंपनी के लिए 15 ट्रक्स भरकर ऑरेंज और ग्रेप्स मंगवाए थे और उस वक्त उन्हें इस ऑर्डर को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था।
उनके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि कहीं ट्रक के सारे फ्रूट्स गिर ना जाए, कहीं ट्रक्स खाई में न गिर जाए, कहीं ब्रिज से जाते वक्त ब्रिज कोलैप्स ना हो जाए। शॉर्ट में बताया जाए तो वो अपने नुकसान को लेकर टेंशन में थे, जो सिर्फ उनके दिमाग में हो रहा था। उन्होंने इस बात का इतना टेंशन लिया कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। डॉक्टर ने उनसे कहा कि ये सब उनके स्ट्रेस की वजह से है। उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से उन्हें फिजिकली सिक फील हो रहा है। जब जिम को ये बात समझ आई तो उन्होंने शांति से खुद से कहा कि आज तक उन्होंने करीब 25,000 ट्रक्स मंगवाए हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रक्स के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हुई हैं और वो भी आखिर में सही सलामत उन तक पहुंच चुके हैं। न तो कभी इस ट्रक में आग लगी और न ही वो खाई में गिरे और न ही उनके रखे फ्रूट्स को कुछ हुआ था। तो टेंशन लेने वाली बात ही क्या है? जो भी मैं सोच रहा हूं उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। ऐसे में मेरा टेंशन लेना बिल्कुल ही बेकार है। जिम को तो ये बात समझ आ गई, लेकिन अब आपकी बारी है। जिस भी चीज की टेंशन आप ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सोचिए कि उसके होने के चांसेस क्या है। क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं? क्या नॉर्मली वो चीजें जो लोगों के साथ होती हैं, क्या मेरे साथ ऐसा सचमुच हो सकता है? जरा सोचिए और खुद को टेंशन की पकड़ से आजाद कीजिए। कई बार हमें टेंशन बेवजह नहीं होती, हम जो सोचते हैं वो क्यों होता है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कैसे बाहर आना चाहिए? क्या आप भी इसका आंसर जानना चाहते हैं? तो सुनिए अगला एपिसोड। कुछ बुरा हो जाने पर आपने अक्सर लोगों को रिग्रेट करते हुए, दुख जताते हुए और भी ज्यादा टेंशन लेते हुए देखा होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आखिर हम ह्यूमंस हैं, जीते जागते इंसान जिनके अंदर इमोशंस हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो हमें स्ट्रेस, दुख सब होता है, लेकिन क्या उस दुख या स्ट्रेस की वजह से अपनी जिंदगी को भूल जाना, अपनी तबीयत खराब कर लेना या जीना छोड़ देना सही है? आप में से कई लोगों को लगता होगा कि ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकला जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ऐसी सिचुएशन से भी आप इजीली बाहर निकल सकते हैं। जरूरत है तो थोड़ी नॉलेज और गाइडेंस की। आपको क्या लगता है, क्या इतनी बड़ी जिंदगी में क्या कभी प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं? क्या हम कभी दुखी नहीं होंगे? क्या कभी हम अनप्लेजेंट सिचुएशंस में नहीं फंसेंगे? कड़वा सच तो ये है कि ऐसा होगा, कई बार होगा, लेकिन ये आपको सीखना होगा कि आप उससे कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं। डेल कार्नेगी को कई सालों पहले लिफ्ट में एक आदमी मिला था जिसका लेफ्ट हैंड रिस्ट यानी कलाई से कटा हुआ था। इसका मतलब था कि उसका एक हाथ ही नहीं था। अब आप मुझे जरा सोचकर बताएं कि वो इंसान कैसा होगा। उसका बिहेवियर उस वक्त कैसा रहा होगा? वो खुश होगा या दुखी? आपको लग रहा होगा ऑब्वियसली दुखी होगा। एक हाथ ना होना आखिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो इंसान डेल से भी ज्यादा खुश था और खुशी खुशी अपनी जॉब कर रहा था। जब डेल ने उससे पूछा कि क्या कभी उसने अपने हाथ की कमी महसूस नहीं की, तो उसने कहा कि होती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसे सुई में धागा डालने की जरूरत पड़े, यानी बहुत ही रेयर केसेस में। उसने डेल को कहा कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब मैं या तो उसके लिए स्ट्रेस लेकर अपनी जिंदगी खराब कर सकता हूं या फिर इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूं। हालांकि दोनों ही सिचुएशन मेरे हाथों में तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन कम से कम इस चीज को एक्सेप्ट करके मैं खुश तो रह पाऊंगा। आपको उस लिफ्ट वाले आदमी से ये बात जरूर सीखनी चाहिए। जब हमारे साथ कोई बुरा इंसिडेंट होता है तो हम उसके बारे में दुखी होते हैं, सोचकर परेशान होते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, किस्मत को बैलेंस करते हैं, लेकिन क्या ये सब करने से कुछ ठीक होता है? आप खुश होते हैं? नहीं ना, बल्कि आप और भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपने आप को मेंटली और फिजिकली बीमार बना लेते हैं। इसी की जगह अगर आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें, खुद से ये कहें कि जो हुआ सो हुआ, अब हम उसे बदल नहीं सकते, तो आप पहले से ज्यादा रिलैक्स्ड और पीसफुल महसूस करेंगे। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम खुद को वीक समझकर रोते रहते हैं। हमें लगता है कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि आप में दुनिया की वर्स्ट सिचुएशन तक हैंडल करने की हिम्मत है। बस आपको उसे एक्सेप्ट करना सीखना होगा। बूथ टार्किंगटन हमेशा कहा करते थे कि वो दुनिया में कुछ भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन अंधा बनकर जीना उन्हें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और डेस्टिनी का खेल देखिए कि उन्होंने 60 की उम्र में अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो दी। जब उन्हें यह बात पता चली तो पूरे चांसेस थे कि वो डिप्रेस्ड हो सकते थे, स्ट्रेस ले सकते थे, रो सकते थे, किस्मत को ब्लेम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब ये हो चुका है तो मैं इसे बदल तो नहीं सकता, इसीलिए मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहता हूं। अपनी आंखों को ठीक करने के लिए टार्किंगटन ने 12 आई ऑपरेशंस करवाए,
60 की एज में 12 ऑपरेशंस के बाद तो कोई भी इंसान स्ट्रेस में आ जाएगा, लेकिन टार्किंगटन उसमें से कोई भी नहीं थे। उन्होंने अपने इस फेज को खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। उनका कहना था कि ये उनकी जिंदगी का एक नया एक्सपीरियंस है जिसे वो एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर पॉल ब्रैंडीवाइन का एक एक्सपेरिमेंट इस बात को बहुत ही क्लियरली समझाता है। एक बार उन्होंने एक्सेप्टेंस को लेकर एक प्रैक्टिकल बात शेयर की थी। उन्होंने एक ग्लास में दूध लिया था और सभी बच्चों के सामने उसे अचानक से सिंक में फेंक दिया। देखते ही देखते वो सारा दूध सिंक के पाइप से होता हुआ अंदर चला गया। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए कि ये क्या हुआ। तभी डॉक्टर पॉल ने कहा कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या सिंक में गिरे हुए इस दूध को हम दोबारा ग्लास में इकट्ठा कर सकते हैं? सभी ने ना में जवाब दिया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या सिंक में गिरा हुआ ये दूध अब हमारे किसी काम का है? सभी ने फिर से ना में जवाब दिया। फिर डॉक्टर पॉल ने आखिरी क्वेश्चन किया कि क्या हम इस दूध को गिरने से बचा सकते थे? तो सभी ने कहा कि हाँ, अगर हम इसे केयरफुली हैंडल करते तो हम इसे बचा सकते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर पॉल ने कहा, एग्जैक्टली, लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर हम थोड़ा केयरफुल रहें तो हम बुरे इंसिडेंट्स और बुरे एक्सपीरियंसेस से बच सकते हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। इसीलिए अगर बाय चांस हमारे साथ कुछ हो भी जाता है तो क्या हम उसे अंडू कर सकते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी को रिवर्स कर सकते हैं? क्या हम टाइम ट्रैवल करके उस चीज को रोक सकते हैं? नहीं। तो फिर हम उस चीज के बारे में सोचकर परेशान क्यों हैं? क्यों हम उस दूध को सिंक से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमें पता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे? और क्यों हम उस गिरे हुए दूध की वजह से उदास हैं जबकि हम जानते हैं कि हमारी उदासी, हमारे आंसू अब उस सिचुएशन को बदल नहीं सकते? इस तरह का एक्सेप्टेंस और पेशेंस अगर आज हम सभी के पास होता तो बात कुछ और ही होती। और ऐसा नहीं कि ये कुछ यूनिक टैलेंट है, बल्कि अगर कोशिश करें तो आप और मैं एक्सेप्टेंस सीख सकते हैं। बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपको अपनी वरीज, अपनी टेंशन पर कब फुल स्टॉप लगाना है। जब भी आपको किसी सिचुएशन को लेकर स्ट्रेस हो तो आप उस स्ट्रेस को एक डेडलाइन देने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे में अगर आप खुद को एक डेडलाइन देंगे तो आपका अपने माइंड को कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। अपने दिमाग को कहिए कि बस मैं 2 दिन इस बारे में सोचूंगा या मैं 2 दिन इस सिचुएशन को लेकर रोऊंगा, दुख मनाऊंगा, लेकिन उसके बाद नहीं। उसके बाद मैं कभी इस बात को लेकर स्ट्रेस नहीं लूंगा। बस अगर आपको इस डेडलाइन के हिसाब से खुद को संभालना आ गया तो फिर तो आप कोई भी सिचुएशन फेस कर सकते हैं। यही सेम चीज आप अपने स्ट्रेस के साथ, अपने गुस्से, गिल्ट और इम्पेशंस के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। लाइफ में टेंशन्स को इनफ कहना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि टेंशन्स कब अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं, और जैसे ही आपको लगे कि स्ट्रेस अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसे इनफ कहकर वहीं रोक दीजिए। पास में जो हुआ उसे याद करके आप अपना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि याद कर, रो कर, स्ट्रेस लेकर कुछ भी चेंज नहीं होता। इस बात को आप जितना जल्दी खुद को समझा लेंगे उतना ही अच्छा होगा। इस एपिसोड में हमने जिस एक्सेप्टेंस और पेशेंस की बात की उसे अचीव करने का सबसे आसान मीडियम आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो हथियार कौन सा है और आप उसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हैं? तो सुनिए अगला एपिसोड। इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बेसिक बात बताना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि कंसर्न और वरी 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग बिल्कुल भी एक नहीं है। कई बार हम आपको बातों बातों में कह देते हैं कि मैं इस चीज को लेकर कंसर्न हूं या वरीड हूं, लेकिन एक्चुअल में उसका मतलब क्या है ये हम समझ ही नहीं पाते। कंसर्न किसी टेंशन का नाम नहीं है, बल्कि कंसर्न होना एक बहुत ही नॉर्मल और पॉजिटिव चीज है। वहीं वरी एक नेगेटिव चीज है। आप सेम टाइम पर किसी चीज को लेकर कंसर्न भी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं, लेकिन टेंशन और खुशी सेम टाइम पर कभी नहीं हो सकती। अगर आपको किसी चीज या इंसान की फिक्र है तो उसे आप कंसर्न कहेंगे, लेकिन अगर आपको उसकी टेंशन है तो इसे आप कंसर्न नहीं कह सकते, क्योंकि स्ट्रेस कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। अब आप किसी चीज को लेकर कंसर्न्ड हैं या वरिड हैं, ये सारा काम आपके दिमाग का होता है। आपने अब तक हजारों बार ये बात सुनी होगी कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, या हम दिन भर जो सोचते हैं हमारे साथ वही होता है ना? इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक ब्रिटिश साइकाइट्रिस्ट का एक्सपेरिमेंट बताता हूं। इन साइकाइट्रिस्ट का नाम है J.A. हैटफील्ड। हैटफील्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को 3 अलग अलग लोगों पर और 3 अलग अलग कंडीशन में ट्राई किया। इस एक्सपेरिमेंट में डॉक्टर हैटफील्ड ने 3 लोगों के हाथ में डायनेमोमीटर्स दिए। डायनेमोमीटर्स उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है जिससे हम फोर्स को माप सके।
यानी अगर आप अपने हाथ में डायनामोमीटर लेकर उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो आपको बताएगा कि आपने कितना फोर्स लगाया। उन तीनों पेशेंट्स को डायनामोमीटर देने के पीछे रीजन था अलग अलग कंडीशंस में उनके माइंड का इफेक्ट उनकी बॉडी पर देखना। पहली कंडीशन में डॉक्टर ने उन तीनों को डायनामोमीटर पर फोर्स लगाने को कहा और इसको नोट किया। इस टाइम पर उनका ग्रिप लगभग 101 पाउंड का था। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें हिप्नोटाइज किया और उनसे कहा कि तुम बहुत ही वीक हो चुके हो। अब क्योंकि उनके माइंड में ये बात बैठ चुकी थी कि वो बहुत वीक है, इसीलिए इस बार उनका ग्रिप सिर्फ 29 पाउंड्स तक ही पहुंच पाया। एक पेशेंट ने तो ये तक कह दिया कि उसका हाथ एक बच्चे जैसा फील हो रहा है, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो। अब अगली बार डॉक्टर ने इसका बिल्कुल ऑपोजिट ट्राई किया और तीनों पेशेंट को कहा कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। और आप मानेंगे नहीं कि इस बार उनकी ग्रिप थी 124 पाउंड्स, नॉर्मल से भी काफी ज्यादा। आप खुद ही देख लीजिए कि सिर्फ एक छोटी सी बात आपके माइंड पर और आपकी फिजिकल एबिलिटी पर कितना ज्यादा असर डाल सकती है। डेल कार्नेगी के एक स्टूडेंट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उनका स्टूडेंट हर बात पर इतना परेशान हो जाता था कि धीरे धीरे वो पूरी तरह डिप्रेशन में घिरता चला गया। खुद को बहुत ही ज्यादा होपलेस पाने के बाद उसे लगा कि शायद उसे एक ट्रिप की जरूरत है। उसे लगा कि शायद जगह बदलने से उसकी कंडीशन इंप्रूव हो जाए। जब वो फ्लोरिडा के लिए अपने घर से निकल रहा था तब उसके फादर ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि वो इसे फ्लोरिडा जाकर ही ओपन करे। फ्लोरिडा पहुंचकर भी उस लड़के के लिए ज्यादा कुछ नहीं बदला और उसे वहां भी उतना ही डिप्रेस्ड फील हो रहा था। तभी उसे अपने डैड का दिया हुआ लेटर याद आया और उसने उसे पढ़ा। उस लेटर में लिखा था कि बेटा, तुम घर से 1500 मील दूर तो चले गए हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम वहां भी वैसा ही महसूस कर रहे हो जैसा यहां कर रहे थे, क्योंकि इसका रीजन तुम हो। जब तुम्हें ये बात समझ आ जाए कि तुम्हें अपने आसपास की चीजें नहीं बल्कि अपने अंदर की चीजें अफेक्ट कर रही हैं, तो वापस घर लौट आना। उस लड़के को ये लेटर पढ़कर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि उसके फादर उसे कुछ सिंपैथी वाले बात कहेंगे या उसे प्यार से समझाएंगे कि वो उसके साथ है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसी रात वो लड़का चलते चलते एक चर्च पहुंचा और वहां भी उसने बाइबल की वही बात सुनी जो उसके डैड ने उससे कही थी कि दुनिया जीतने से ज्यादा अपने मन को जीतना जरूरी है। यह सुनकर उसे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम दरअसल उसके अंदर ही है, उसके दिमाग में, क्योंकि वो चीजों को एक अलग लेंस से नहीं देख पा रहा है। हम भी मुश्किल सिचुएशंस में यही गलती करते हैं। हम खुद को बदलने की बजाय दुनिया बदलने निकल पड़ते हैं और इसी वजह से हम कभी अपनी परेशानियों से लड़ ही नहीं पाते। अगर हम सब इस बात को समझ जाएं कि खुशी, गम, हार, जीत, सक्सेस, फेलियर सब हमारा मन है, तो हम सभी आउटर सिचुएशन से अफेक्टेड नहीं होंगे। कबीर ने तो ये भी कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी आपकी हार और आपकी जीत सब कुछ आपके मन पर, आपकी सोच पर डिपेंड करती है। आप जैसा सोचोगे आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आप चाहो तो अपने थॉट्स के जरिए अपनी जिंदगी हेवन की तरह खूबसूरत बना सकते हो और अगर आप चाहो तो वही जिंदगी आप हेल भी बना सकते हो। ये सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड होता है। सिर्फ एक दिन के लिए आप इस आइडिया को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखिए और फर्क आपको खुद नजर आएगा। खुद से कहिए कि सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा और किसी भी बात को या इंसान को अपना मूड खराब नहीं करने दूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बजाय उन्हें एक्सेप्ट करने की कोशिश करूंगा और अपने आप को दूसरों के साथ फिट करने की कोशिश करूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं सब कुछ पॉजिटिव सोचूंगा। सिर्फ आज के लिए मैं स्ट्रेस, टेंशन और वरी को बाय बाय कहने की प्रैक्टिस करूंगा। ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन आप चाहें तो आप अपना माइंड खुद के लिए एक पीसफुल लाइफ बनाने में यूज कर सकते हैं। लेकिन कई लोग सिर्फ इसे जेलसी, हेट्रेड और एंगर स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि सबसे सिक और स्ट्रेस माइंड वो है जो अपने अंदर नफरत और दुश्मनी रखता है। आप भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि दुश्मनी, नफरत और गुस्सा, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को बढ़ावा देती है। ऐसे में आपका दिमाग कभी भी स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकता। अगर आप अपने दिमाग से इस तरह की टेंशन को हटाना चाहते हैं तो लोगों को माफ करना सीखिए। हर प्रॉब्लम, हर इशू आपका अटेंशन, टाइम और आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। उसे अपने माइंड में रखकर आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर आपका किसी से झगड़ा हो जाता है या आपकी किसी से दुश्मनी है तो कोशिश कीजिए कि उसे आप जितना जल्दी हो अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि अगर किसी से दुश्मनी रखने की कीमत आपको अपनी जिंदगी के सुकून से चुकानी पड़ रही है तो वो दुश्मनी वाकई बहुत महंगी है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं या फिर छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर बैठ जाते हैं, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उनकी स्किन जल्दी लूज होने लगती है, उन्हें रिंकल्स आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जो किसी की बात को माइंड नहीं करते
और हमेशा खुश रहते हैं, उनकी स्किन हमेशा चमकदार रहती है। थॉट्स का आपकी बॉडी पर वाकई बहुत ज्यादा असर होता है। फेमस चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस का भी यही कहना था कि एक एंग्री मैन हमेशा पॉइजन यानी जहर से भरा होता है। जितना ज्यादा वो गुस्सा करता है उतना ज्यादा जहर उसकी स्किन पर और उसकी पूरी बॉडी पर असर दिखाता है। कई बार आपको गुस्से की वजह से क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि अनग्रेटफुलनेस भी हो सकती है। आपने देखा होगा कि हमेशा लोग आपके किए हुए काम के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। मान लीजिए आप हमेशा किसी इंसान की हेल्प करते हैं, उसे फेवर करते हैं, लेकिन वो बदले में आपको थैंक यू तक नहीं बोलता। ये देखकर ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, लेकिन क्या इससे उस इंसान को कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इससे आपके दिमाग पर असर होगा। आप टेंशन लेते रहेंगे। इस टाइप की चिंता से दूर रहने का सबसे आसान तरीका है कि किसी से ना तो फेवर की उम्मीद रखिए, ना ही ग्रैटिट्यूड की। कोई कुछ भी करे, आप उनसे किसी तरह की उम्मीद ना करें। अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा भी किया है तो उसे करिए और भूल जाइए। ये मत सोचिए कि अब वो इंसान मुझे आकर थैंक यू कहेगा, मेरी तारीफ करेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको बुरा लगेगा और आप वरी साइकिल में चले जाएंगे। डेल कार्नेगी ने न्यूयॉर्क की एक वुमन का एग्जाम्पल अपनी बुक में दिया, जो हमेशा हर बात पर कंप्लेन करती रहती थी। उनकी कंप्लेन ये थी कि उनकी नीसेस उनसे मिलने नहीं आती। दरअसल इस वुमन की आदत थी कि वो हर समय अपनी नीस के लिए किए काम को लोगों को बताती रहती थी। वो हमेशा कहती कि मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उन्हें बचपन से संभाला, मैंने उन्हें स्कूल भेजा, उनकी देखभाल की। फिर भी उनकी नीस इस बात के लिए बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं है। ना तो वो उन्हें लेटर लिखती है, ना ही मिलने आती है। और उनकी नीस का ये कहना था कि वो आंटी की इस कंप्लेन करने वाली और अपना काम दिखाने वाली आदत से बहुत परेशान है, इसीलिए वो उनके घर नहीं आती। इस वुमन की प्रॉब्लम एक्चुअल में ये थी कि उन्हें सभी का अटेंशन और प्यार चाहिए था, इसीलिए वो सबको अपने किए हुए काम जताती रहती थी। लेकिन क्या ऐसा करने से उन्हें वो प्यार और अटेंशन मिला? नहीं, बल्कि उनकी नीज उनसे और ज्यादा चिढ़ने लगी। यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में प्यार और अटेंशन चाहते हैं तो कभी भी उसकी डिमांड मत कीजिए। आप खुद लोगों से जाकर ये कभी मत कहिए कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, क्योंकि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं ना तो उसे कहकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोगों को खुद ही दिखाई देता है। लोगों से ग्रैटिट्यूड एक्सपेक्ट करने से बेहतर है हेल्प करने के बाद मिलने वाली खुशी को एंजॉय करना। जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको अंदर से एक खुशी महसूस होती है, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी मदद क्यों ना हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को वो मदद दिखाई नहीं देती, उसे दिखाई देती है, बस वो कहता ही नहीं है। लेकिन अगर आप खुद बार बार इस चीज को मेंशन करते हैं कि आपने किसके लिए क्या कहा, तो आपके द्वारा की गई मदद की वैल्यू कम हो जाती है। लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि आप अपने किए हुए अच्छे कामों के बारे में बार बार बोलते रहें, तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। एक और बात, आप दूसरों से ये एक्सपेक्ट भले ही मत कीजिए कि वो आपके कामों के लिए ग्रेटफुल हो, लेकिन जब बात आपकी आए तो आपको ग्रैटिट्यूड कभी नहीं भूलना है। ये हैप्पी लाइफ जीने का एक नुस्खा है। आप जितना ग्रेटफुल होते हैं उतना ही ज्यादा खुश रहते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को भी बचपन से ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजार होने की इंपॉर्टेंस समझाइए और इसे प्रैक्टिस कीजिए। अगला एपिसोड बहुत खास है क्योंकि इसमें बताई जाने वाली बातें जानकर आपके लिए ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर छोटी से छोटी चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उनके लिए ग्रेटफुल फील नहीं करते, तो आपको अगला एपिसोड जरूर सुनना चाहिए। डेल कार्नेगी ने अपनी किताब में कहा है, हम सभी की जिंदगी में 90% चीजें सही और अच्छी हैं, बस 10% सिचुएशंस खराब है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है? वैसे मुझे पता है कि आप यही कहेंगे कि ऐसा नहीं है, हमारी जिंदगी में तो बहुत परेशानी है, बहुत स्ट्रेस है, दुख है। लेकिन जरा 1 मिनट के लिए रुकिए और अच्छे से सोचकर जवाब दीजिए कि क्या वाकई आपकी जिंदगी की 90% चीजें अच्छी नहीं है? और अगर सोचने के बाद भी आपका जवाब वही है जो पहले था, तो फिर हमें एक एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में 90% चीजें बुरी हैं। इसका मतलब कि अगर मैं आपको $1 बिलियन दूं और आपसे कुछ मांग लूं तो आप वो मुझे खुशी खुशी दे देंगे। आप बताइए कि क्या आप $1 बिलियन के बदले मुझे अपनी आंखें दे सकते हैं या फिर अपने हाथ पैर? क्या आप $1 बिलियन के बदले में अपने पेरेंट्स किसी और को दे सकते हैं? आपका जवाब ना है, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन आपका जवाब ना क्यों है, ये आप खुद सोचिए। इस बात का सीधा सिंपल आंसर ये है कि आपसे मैंने जिन चीजों को मांगा है वो आपके लिए वैल्यूएबल है, अनमोल है। आपको भले ही कोई कितना ही पैसा दे दे, दुनिया की सारी खुशियां दे दे, आपके लिए महल खड़ा कर दे, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को किसी और को नहीं देंगे, राइट? तो अब आप ही बताइए, जब आपके पास ये वैल्यूएबल चीजें हैं तो क्या अब भी आपको अपनी जिंदगी से शिकायत है?
वेब सिटी के रहने वाले हैरोल्ड एबट भी अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रेस लिया करते थे। उनके सिर पर लाखों का कर्ज था जिसे वो चुका नहीं पा रहे थे। उनका एक ग्रोसरी स्टोर था, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी से बहुत शिकायतें थी। एक दिन कैंसस सिटी जाते हुए रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला, एक ऐसा आदमी जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो लकड़ी से बने एक प्लैंक के ऊपर बैठकर चल रहा था और उसके हाथों में सामान था। जब उसने हैरोल्ड को देखा तो अजनबी होते हुए भी उसने हैरोल्ड को एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, गुड मॉर्निंग सर, इट्स अ फाइन मॉर्निंग इजंट इट। जब हैरोल्ड ने उसके चेहरे पर यह बड़ी सी स्माइल देखी तो वो शॉक्ड रह गया। उन्हें खुद पर गुस्सा आया, बहुत गुस्सा। उन्होंने सोचा कि मैं कितना लकी हूं कि मैं अपने दोनों पैरों पर चल सकता हूं। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे पास घर है, स्टोर है, कमाई का जरिया है, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। और दूसरी तरफ ये आदमी है जिसके पास कुछ नहीं है, वो बेघर है, फिर भी वो इतना खुश है। आपकी जिंदगी में लाख प्रॉब्लम्स सही, लेकिन आपकी जिंदगी में करोड़ों ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो हम उंगलियों पर गिनवा देते हैं और ब्लेसिंग्स हमें याद नहीं रहती। अगर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं और एक बार आपसे ये कह दें कि मेरी जिंदगी में ये परेशानी है, तो ग्रुप के सारे लोग एक एक करके अपनी परेशानियां गिनवाने लगेंगे। लेकिन उस ग्रुप में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि नहीं, मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हम चाहते हैं कि ग्रुप में आप वो पहले इंसान बनिए जो ये कहे कि मेरी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। भले ही ये बात 100% ट्रू ना हो, भले ही वो 10% प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो, फिर भी अपनी परेशानियों से पहले अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखिए। सच में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जैसे भी हो, आपकी बॉडी जैसी भी हो, आपकी जॉब जैसी भी हो, आप बस इन सब चीजों में अपनी ब्लेसिंग्स को ढूंढना शुरू कीजिए। याद रखिए, आप इस दुनिया में यूनिक हैं, ओरिजिनल हैं। आपके जैसा ना कोई था, ना ही आने वाला है। कई बार हम अपनी बॉडी से, अपने फेस से, अपने स्टाइल से परेशान होकर दूसरे लोगों को या सेलिब्रिटीज को कॉपी करने लगते हैं। कई लोग तो इस चक्कर में सर्जरी तक करवा लेते हैं, लेकिन उससे क्या होगा? अगर आपको अपना स्टाइल छोड़कर सोनम कपूर का स्टाइल पसंद है और आप उसे कॉपी करने लगते हैं, तो इससे आपकी वैल्यू कम होगी ना, आपकी ओरिजिनलिटी खत्म होगी। जब हम इन फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में सोचते हैं तो हमें इनके बारे में क्या पसंद आता है? इनकी ओरिजिनलिटी, यूनिकनेस, राइट? तो फिर आप वैसा क्यों नहीं बन सकते? आप अपनी ओरिजिनलिटी को क्यों लूज कर रहे हैं? आप जो हैं, जैसे हैं, यूनिक हैं। किसी और को कॉपी करके अपनी वैल्यू को मत कम कीजिए। लोग भले ही आपकी अच्छाई को इग्नोर कर दें, लेकिन आपकी गलतियों के लिए आपको क्रिटिसाइज करना कभी नहीं भूलते। कई बार तो उनका क्रिटिसिज्म सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि वो आपको खुद से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उसके अगेंस्ट अपने दिल में नेगेटिव इमोशंस इकट्ठा कर लेते हैं। आपको लगता है कि इसने मुझे इतना गलत क्यों बोला। आपको गुस्सा आता है, रोना आता है, स्ट्रेस होता है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का सही तरीका नहीं है। क्रिटिसिज्म करने वाले लोगों को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम खुद को बदल सकते ताकि उनके क्रिटिसिज्म का हम पर कोई इफेक्ट ना हो। सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी होगी कि आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप एक को खुश करने जाएंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा, और दूसरों को खुश करने जाएंगे तो किसी तीसरे को बुरा लग जाएगा। लेकिन सबको खुश करने की कोशिश बंद कीजिए। आप बस अपना काम ईमानदारी के साथ कीजिए। अगर किसी को काम पसंद आ रहा है तो गुड, अगर नहीं आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। जब तक आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, तब तक आपको किसी भी बात या किसी के भी क्रिटिसिज्म पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी कभी लोगों का क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, यानी वो लोग ऐसी बातें कहते हैं जो हमारी भलाई के लिए होती है। इन केसेस में आपको उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी गलतियां सुधारने का और खुद को इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को रिव्यू करना। HP हावल हर वीक सैटरडे को अपने पूरे वीक की एक्टिविटीज को रिव्यू करते थे और एक सेल्फ असेसमेंट तैयार करते थे, जिसमें लिखा होता था कि उन्होंने पूरे वीक में क्या अच्छे से किया और क्या गलतियां की। इस असेसमेंट के बाद वो अगले हफ्ते में अपनी उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते थे। न्यूयॉर्क में एक सोप सेल्समैन कई दिनों की मेहनत के बाद भी सोप नहीं बेच पाया। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ। फिर उसने सोचा कि हो सकता है मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए वो दोबारा हर उस आदमी के पास गया जिसके पास वो अपने सोप को बेचने गया था और उनसे पूछा कि सर, मैं इस बार साबुन बेचने नहीं आया, बल्कि आपसे ये पूछने आया हूं कि मुझसे सोप बेचते वक्त क्या क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से आप हमारे इस प्रोडक्ट को नहीं खरीदना चाहते। उन लोगों ने उस सेल्समैन को जितने भी पॉइंट्स बताए उसने उन्हें नोट किया और अकॉर्डिंगली खुद को इंप्रूव किया, और आगे चलकर यही इंसान कोलगेट पामोलिव पीच सोप कंपनी का प्रेसिडेंट बना। क्रिटिसिज्म तो आपको जिंदगी भर मिलते रहेंगे, लेकिन ये आपको देखना है कि कौन सा क्रिटिसिज्म आपके लिए यूजफुल है और कौन सा नहीं है।
जिंदगी में जब परेशानी आती है तो ज्यादातर लोग भगवान से हेल्प मांगते हैं, पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं और उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे। आपने और मैंने, हम सभी ने रियलाइज किया है कि प्रेयर में एक पावर होती है। जब भी हम प्रे करते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं, तो हमें हिम्मत और उम्मीद मिलती है। ऐसा लगता है कि भगवान सब ठीक कर देंगे। ऑथर डेल कार्नेगी जैसा बचपन शायद हम में से किसी का भी नहीं होगा। उन्होंने अपने बचपन में जिस तरह की सिचुएशन देखी उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कार्नेगी का बचपन मिजोरी में बीता। उनके फादर एक फार्मर थे जो दिन भर खेतों में काम करते थे, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। डेल के पास कभी भी पैसे नहीं होते थे। फार्मिंग करके उनकी फैमिली 2 वक्त का खाना तक अफोर्ड नहीं कर पाती थी। खाने के लिए उन्हें अपना सामान बेचना पड़ता, कभी एनिमल्स तो कभी दूसरी चीजें। अक्सर मिजोरी का टेम्परेचर -28 डिग्री तक पहुंच जाता था। इतनी कड़कड़ाती ठंड में डेल कार्नेगी नॉर्मल शूज पहनकर मीलों चलकर स्कूल जाते थे। लगातार मेहनत करने के बाद भी उनकी फैमिली कर्ज में डूबती ही जा रही थी। हर साल वो अपनी फसल बेचने के बारे में सोचते थे और हर साल बाढ़ की वजह से फसल बर्बाद हो जाती थी। 10 साल बीत गए, लेकिन डेल की फैमिली को गरीबी ने नहीं छोड़ा। उन्हें अपना फार्म तक गिरवी रखना पड़ा। रोज रोज की परेशानी और बेइज्जती से डेल के फादर तंग आ चुके थे। एक दिन जब वो डेल के साथ घर लौट रहे थे तो उन्होंने रिवर ब्रिज पर अपना घोड़ा रोका और खुद ब्रिज के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। डेल के फादर अपनी कंडीशन से इतना तंग आ गए थे कि उन्हें अब सुसाइड ही सबसे सही तरीका दिखाई दे रहा था इन सब से पीछा छुड़वाने का। वो ब्रिज के किनारे तक चले गए, लेकिन कूदे नहीं। जब सालों बाद डेल ने उनसे इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी मदर के बिलीफ की वजह से नहीं कूद पाया। डेल की मॉम बहुत ही रिलीजियस लेडी थी। उनका भगवान पर अटूट विश्वास था। उनकी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो एक ना एक दिन जरूर ठीक होगा, और वो दिन आएगा भी। हर रात सोने से पहले डेल की मॉम प्रे करती थी और बाइबल का एक चैप्टर पढ़कर उन्हें सुनाती थी। बाइबल का एक वर्स जिस पर उनकी फैमिली का पूरा यकीन था वो ये कि जीसस ने कहा है कि मेरे फादर के यहाँ बड़े बड़े मैंशंस यानी बड़े बड़े महल हैं और मैं तुम्हारे लिए वहां जगह रखूंगा। आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन हम सभी के रिलीजन में एक बात कॉमन है कि यहां भगवान पर भरोसा करना सिखाया जाता है। रिलीजन का काम होता है आपको सही रास्ते पर गाइड करना और आपकी जिंदगी आसान करना। अगर आप उस एक पावर पर यकीन करते हैं तो फिर चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आप कभी भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि आपका भरोसा आपको कभी हारने नहीं देता। जब भी कोई बुरी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप कहते हैं कि ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, और जब आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये उसकी मर्जी से हुआ तो फिर टेंशन लेने का तो सवाल ही नहीं आता। सबसे ज्यादा खुश और टेंशन फ्री वो लोग होते हैं जिनका भगवान पर फेथ स्ट्रांग होता है। प्रेयर एक बहुत ही स्ट्रांग इमोशन है। जो इंसान भगवान को अपने सारे सुख दुख बताता है उसे ना तो कभी किसी और के सहारे की जरूरत पड़ती है और ना ही वो कभी कमजोर पड़ता है। परेशानी में अपने आप को पूरी तरह से अपने भगवान को सौंप देना उस परेशानी से निकलने का सबसे सही रास्ता है। अगर आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देंगे तो आप जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं होंगे। अगर आप नास्तिक भी हैं तब भी आप रिलीजन से कुछ ऐसी कॉमन बातें अडॉप्ट कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बनाए। हर रिलीजन दूसरों की मदद करना सिखाता है, तो अगर आप नास्तिक भी हैं तब भी आप दूसरों की मदद करके तो खुश हो ही सकते हैं। मैं RVC बॉडली की जर्नी आपके साथ शेयर करता हूं। बॉडली वैसे तो पेरिस में पैदा हुए, लेकिन अपने काम की वजह से उन्होंने दुनिया के कई देशों में ट्रैवल किया। उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के अंडर इंडिया में भी 6 साल काम किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी उन्होंने आर्मी में अपनी ड्यूटी निभाई, जिसके बाद उन्हें वापस पेरिस भेज दिया गया। बॉडली सेल्फिश पॉलिटिशियंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से वो अब आर्मी से रिटायरमेंट चाहते थे, क्योंकि आए दिन उन्हें इस तरह के पॉलिटिशियंस के मीन एजेंडास पर काम करना पड़ रहा था। वो वॉर और इस तरह की सिचुएशन से इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुके थे कि अब बस उन्हें सुकून चाहिए था। अरब्स के बीच रहकर उन्होंने सीखा कि वहां के लोगों का फेथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनका मानना था कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड की मर्जी है। इसीलिए वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी कभी डरते नहीं थे। जब बॉडली ने ये सब देखा तो वो चौंक गए। अरब्स के फेथ का उन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ। जब भी कोई परेशानी आती तो अरब डरते बिल्कुल नहीं थे। उनके माथे पर एक शिकन तक नहीं आती थी, बल्कि वो सिर्फ इतना कहते थे कि ये तो भगवान की मर्जी है और अपने काम में लग जाते थे। अरब्स के साथ रहकर बॉडली ने भी फेथ की इंपॉर्टेंस को समझा और अरब्स के साथ बिताए इन सालों में उन्होंने अपनी वरी हैबिट को हरा दिया। ये इस बुक एक्सप्लेनेशन का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है। अब तक
पूरे शो में हमने वरी या टेंशन को अपनी लाइफ से हटाने के बारे में जाना है, लेकिन कैसा होगा अगर हम टेंशन को अपनी जिंदगी में ही आने न दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। हालांकि हम खुद कभी भी टेंशन को इनविटेशन कार्ड नहीं देते, लेकिन फिर भी टेंशन तो अपना रास्ता खुद ढूंढ ही लेती है। इस एपिसोड में हम अलग अलग सिचुएशंस के जरिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे जिससे जिंदगी में टेंशन के आने के चांसेस कम हो जाए। क्या आपने कभी फटीग के बारे में सुना? फटीग उस कंडीशन को कहते हैं जब आप काम की वजह से बहुत ज्यादा टायर्ड महसूस करते हैं। अगर आप दिन भर ऑफिस में या घर में 16-17 घंटे रोबोट की तरह काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थक जाएंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी की बीमारी और इमोशंस से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आपकी बॉडी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। वो ना तो बीमारियों से ठीक से लड़ पाती है, ना ही टेंशन से, और इसी वजह से इस कंडीशन में आपके डिप्रेशन में जाने के या स्ट्रेसफुल होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। इसीलिए रेस्ट आपकी बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और अक्सर हम इसी रिक्वायरमेंट को सबसे कम इंपॉर्टेंस देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम 7-8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं फिर हमें दिन में सोने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं है। विंस्टन चर्चिल अपने 60s और 70s में भी दिन के 16 से 17 घंटे काम कर पाते थे। 60 साल की उम्र में इतना काम करना आखिर कोई आम बात तो नहीं है, लेकिन इस एनर्जी के पीछे उनका सीक्रेट क्या था? दरअसल वो अपने आधे काम सुबह 11 बजे तक पूरे कर लेते थे। 11 बजे तक वो अपने बेड से नहीं उठते थे, बल्कि अपने बेड पर ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठकर वो अपने कुछ काम जैसे टेलीफोन कॉल्स, ईमेल्स और फोन कॉन्फ्रेंसेस ये सब पूरे करते थे। इसके बाद लंच करते ही वो 1 घंटे का नैप लेते थे। फिर शाम को डिनर से पहले वो 2 घंटे सो जाते थे, जिसकी वजह से वो आधी रात तक जागकर काम कर पाते थे, वो भी अपनी बॉडी को थकाए बिना। आप अगर 1 या 2 दिन विंस्टन चर्चिल की इस हैबिट को फॉलो करके देखेंगे तो आपको भी ये रियलाइज होगा कि ये हैबिट कितनी यूजफुल है। रात को 8 घंटे सोना, सारा दिन काम करना, ये हैबिट आपको बहुत ज्यादा थका देती है, क्योंकि आपको दिन भर बिना किसी रेस्ट के मशीन की तरह काम करना पड़ता है। लेकिन इसी की जगह अगर आप रात को सिर्फ 6 घंटे सोएं और दिन में 2 बार 1-1 घंटे का नैप ले लेते हैं तो इससे आपके काम करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपको थकान भी महसूस नहीं होगी। और जब थकान नहीं होगी तो आपको टेंशन भी नहीं होगी। अगर आप काम की वजह से दिन भर नैप नहीं ले सकते हैं तो कोशिश कीजिए कि शाम को खाने से पहले आप एटलीस्ट 1 घंटे का नैप ले लें, जिसकी वजह से आपकी बॉडी फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। दरअसल सबको लगता है कि जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तभी हमें थकान होती है और मेंटल वर्क में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन असल में ये सब हमारे इमोशंस की वजह से होता है। वैसे तो साइंटिफिकली भी देखा जाए तो सिर्फ फिजिकल वर्क ही आपको थका सकता है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि संडे के दिन हम में से कई लोग भले ही ऑफिस न जाते हो, कुछ काम ना करते हो, सिर्फ घर पर रहते हो, फिर भी हमें बाकी वीकडेज से ज्यादा संडे को थकान महसूस होती है। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम कई घंटे टीवी देखते हैं या फिर बिंज वॉचिंग करते हैं। दिन भर अपनी नजरें लैपटॉप पर गड़ाए रखने के बाद हमें इतनी थकान महसूस होती है जैसे हम किसी जंग से आए हो। ऐसा आपके इमोशंस की वजह से होता है। जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आने लगते हैं, जिनकी वजह से हमें फटीग और टायर्डनेस महसूस होने लगती है। इसीलिए भले ही आप कोई फिजिकल वर्क ना कर रहे हो, लेकिन अपने माइंड को पॉजिटिव चीजों में एंगेज करके रखिए। आप बुक पढ़ सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, कोई अच्छा लेक्चर देख सकते हैं, टेड टॉक सुन सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आपके नेगेटिव इमोशंस आप पर भारी ना पड़े, जिसकी वजह से आपको टायर्ड फील होता है। इसी के साथ हमें अपनी बॉडी मसल्स पर भी ध्यान देना सीखना चाहिए। हमारे चेहरे, नेक, शोल्डर, इन तीनों जगह की मसल्स कांस्टेंट स्ट्रेस में रहती है। कभी काम करते वक्त आप नोटिस कीजिएगा कि आपके फोरहेड पर हमेशा एक शिकन रहती है। आपका सिर हमेशा भारी सा महसूस होता है। आप इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही आपका ध्यान इस पर जाएगा और आप इस शिकन को दूर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग फील होगा। इसी तरह अपनी आईब्राउज, जॉ लाइन, नेक और शोल्डर्स के साथ करने की कोशिश कीजिए। बार बार अपने आप को याद दिलाइए कि आपको रिलैक्स करना है। काम के बीच बीच में अपने नेक, शोल्डर और आईज को रिलैक्स करने की आदत डालिए और फिर देखिए कि आपको कितना फर्क नजर आता है। तो इस तरह से आप खुद को चिंता मुक्त यानी टेंशन फ्री रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये शो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही और शोज के लिए सुनते रहिए कुक।